बच्चों अपन बात कर रहे थे मांग के प्रकार की। तो उसमें हमने देखा था कीमत मांग, आय मांग और आड़ी या तिरछी मांग। इसके अतिरिक्त और मांग के प्रकार हैं जैसे संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग और सामूहिक मांग। ये तीनों प्रकार की मांग के अलावा और 3 प्रकार की मांग मानी जाती है। संयुक्त मांग की जिसकी हम पहले बात करें, संयुक्त मांग जब किसी व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ हो तो उसे संयुक्त मांग कहते हैं। जैसे पेन और स्याही, कार और पेट्रोल, चाय के लिए दूध, चीनी, ईंधन आदि, इन सब की मांग संयुक्त मांग कहलाती है। दूसरा इसके अंदर है व्युत्पन्न मांग। जब एक वस्तु की मांग स्वतः दूसरी वस्तु की मांग को जन्म दे, अर्थात पहली वस्तु की मांग से दूसरी वस्तु की मांग का उदय हो तो उसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं। जैसे मकान की मांग के कारण ईंट, चूना, पत्थर, कारीगर आदि की मांग। इसी प्रकार माल की उत्पत्ति के साधनों और शक्ति की मांग किसी वस्तु की मांग के परिणाम स्वरूप व्युत्पन्न मांग हो सकती है। बिजली के लिए कोयले की मांग, ये भी व्युत्पन्न मांग कोयले की हो सकती है। तीसरा प्रकार है सामूहिक या मिश्रित मांग। बहुत सी वस्तुओं के अनेक प्रतियोगी उपाय होते हैं। ऐसी वस्तुओं की मांग विभिन्न प्रयोगों की यौगिक मांग होती है। जैसे बिजली का प्रयोग रोशनी, ईंधन, शक्ति, पंखा चलाने आदि कई कामों के लिए हो सकता है। तो इस तरह की मांग को सामूहिक मांग कहा जा सकता है। इसी तरह से कोई दाल है जैसे चने की दाल, तो उससे बेसन भी बनता है, मिठाइयाँ बनती है, नमकीन बनती है, तो ये सामूहिक मांग दाल की कही जाएगी। अब हम बात करें मांग सारिणी की, या इसको हम मांग सूची भी कहते हैं या मांग तालिका भी कहते हैं। मांग सारणी वो क्रमबद्ध तालिका है जो किसी बाजार में एक निश्चित समय पर विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की मांगे जाने वाली मात्राओं को बताती है। इस तरह की ये तालिका कीमत और वस्तुओं की मांगी गई मात्रा का कार्यात्मक संबंध बताती है। मांग सारणी के 2 स्वरूप होते हैं, व्यक्तिगत मांग सारणी या बाजार मांग सारणी। तो पहले हम व्यक्तिगत मांग सारणी की बात करें। व्यक्तिगत मांग सारणी किसी बाजार में एक निश्चित समय में किसी एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न मूल्यों पर मांगी जाने वाली मात्राओं की तालिका होती है जो व्यक्ति खरीदने को तत्पर होगा। ये तालिका संभावित मूल्यों पर किसी व्यक्ति के द्वारा वस्तु की मांगी जाने वाली संभावित मात्राओं को बताता है। इस तालिका का निर्माण भूतकाल की प्रतिक्रियाओं और अनुभवों पर आधारित होता है, जैसा कि हम इस सारणी के अंदर देख सकते हैं। इस सारणी के प्रथम भाग में ए, बी और सी की व्यक्तिगत मांग तालिकाएं बनाई गई हैं। दूसरा है बाजार मांग सारणी। बाजार मांग सारणी किसी बाजार में किसी समय विशेष में समस्त उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत मांग सूचियों का सामूहिक योग बताती है। अर्थात बाजार मांग सारणी का निर्माण विभिन्न वस्तुओं कीमतों पर वस्तु की मांगी जाने वाली कुल मात्राओं से होता है। समस्त व्यक्तिगत मांग सारणियों के सामूहिक योग से बाजार मांग सारणी बनती है। अब ये जैसे आप इस तालिका के अंदर देख सकते हैं कि व्यक्तिगत मांग सूची में जब किसी वस्तु का मूल्य प्रति इकाई 1 रुपया है तो ए व्यक्ति उसकी 15 इकाई की मांग रखता है, बी व्यक्ति उसकी 20 इकाई की मांग रखता है, सी व्यक्ति उसकी 10 इकाई की मांग रखता है। और बाजार मांग सूची में एक वस्तु या सामूहिक मांग सूची भी हम इसको कह सकते हैं, 1 रुपये के ऊपर उस वस्तु की 45 इकाइयों की मांग होती है। इसी तरह से 2 रुपये मूल्य बढ़ गया, 2 रुपये हो गया, तो ए व्यक्ति उसकी 10 इकाइयों की मांग करेगा, बी व्यक्ति 15 इकाइयों की, सी व्यक्ति 7 इकाइयों की। और
बाजार मांग सूची या बाजार में उस समस्त उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी जाने वाली उस वस्तु की मात्रा 32 इकाई होगी। जब मूल्य बढ़ के 3 रुपये प्रति इकाई हो जाता है तो ए व्यक्ति द्वारा 6 इकाइयों की मांग की जाती है, बी द्वारा 11 की और सी द्वारा 5 इकाइयों की मांग की जाती है और समस्त उपभोक्ताओं द्वारा यानी ए, बी और सी तीनों के द्वारा मिला करके 22 इकाइयों की मांग की जाती है। इसी तरह से 4 इकाई मूल्य अगर वस्तु का हो जाता है तो मांग और कम हो जाती है। ए व्यक्ति 3 इकाइयों की ही मांग करता है, बी व्यक्ति 8 इकाई की और सी व्यक्ति 4 इकाई की मांग करता है और समस्त उपभोक्ताओं द्वारा यानी ए, बी, सी द्वारा मांगी गई कुल मात्रा 15 इकाई होती है। तो मांग तालिका या सारणी के संबंध में कुछ बातें उल्लेखनीय हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि मांग तालिका का निर्माण अन्य बातें समान रहने की मान्यता पर आधारित होता है, यानी उपभोक्ता की आय, रुचि और संबंधित वस्तुओं के मूल्य समान रहने पर वस्तु विशेष की कीमत में परिवर्तन व विभिन्न वस्तुओं पर उनकी विभिन्न मात्राओं का क्रय होगा। दूसरा है व्यक्तिगत मांग सारिणी और बाजार मांग सारिणी दोनों अनुमानित और काल्पनिक होती हैं। वास्तविक मांग सारिणी बनाना बहुत कठिन काम होता है, ये एक मोटे तौर पर अनुमान ही लगाया जा सकता है। तीसरा है व्यक्तिगत मांग तालिकाएं और बाजार मांग तालिकाएं परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं, क्योंकि व्यक्तिगत तालिकाओं का सामूहिक योग ही बाजार तालिकाओं की रूपरेखा बनाता है। चौथा है एक व्यक्तिगत तालिका व्यक्ति विशेष की रुचि, आय, स्वभाव आदि घटकों से प्रभावित होने से अधिक अनियमित होता है, पर बाजार मांग सारिणी अधिक नियमित और समतल होती है, क्योंकि व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के अंतर योग और औसत से समाप्त हो जाते हैं। पांचवी बात जो इसके अंदर है वो ये है कि समय तत्व व्यक्तिगत और बाजार मांग तालिका को प्रभावित करते हैं, क्योंकि मूल्य परिवर्तन के बाद अधिक समय मिलने पर उपभोक्ताओं द्वारा अपनी मांग में समायोजन का पर्याप्त अवसर मिल जाता है, जबकि अल्पकाल में ये संभव नहीं होता है। इसी कारण अधिक समय में मांग लोचदार होती है, जबकि अल्प समय में मांग कम लोचदार होती है। अब हम मांग तालिका का महत्व देखें तो कीमतों में परिवर्तन से हालांकि वास्तविक मांग तालिका बनाना कठिन है, फिर भी विभिन्न वस्तुओं पर वस्तु की मांगी जाने वाली संभावित मात्राओं का मोटा अनुमान अवश्य लग जाने से इस सारणी का महत्व बढ़ जाता है। वित्त मंत्री कर लगाते समय मांग तालिका के आधार पर ही मांग में परिवर्तन की सीमा आंकते हैं। बजट निर्माण भी मांग तालिका पर ही आधारित होता है और मूल्य निर्धारण में विक्रेता की मांग तालिका से मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि कितने मूल्य पर उपभोक्ता कितनी मात्रा वस्तु की क्रय करेंगे और उसका लाभ कहाँ अधिकतम होगा। अब हम बात करें मांग वक्र की। जब हम मांग सारणी को रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुत करते हैं तो उसमें तो वो वक्र हमारे मांग वक्र कहलाते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार मांग सूची का चित्रीकरण मांग वक्र कहलाता है। मांग वक्र भी व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र हो सकता है। जब हम व्यक्तिगत मांग सारिणी को आधार मानकर रेखाचित्र बनाते हैं तो उसे व्यक्तिगत मांग वक्र का निर्माण होता है, और अगर हम समूचे बाजार की मांग सारिणी के आधार पर रेखाचित्र बनाते हैं तो वो बाजार मांग वक्र कहलाता है। ये है हमारा बाजार मांग वक्र। अब ये दो डायग्राम्स आपके सामने बने हुए हैं। इनमें ओ वाई एक्सिस के ऊपर कीमत ली गई है और ओ एक्स एक्सिस के ऊपर वस्तु की मात्रा ली गई है, और विभिन्न कीमतों पर विभिन्न
वस्तुओं की मांगी जाने वाली मात्राओं को इस पर दर्शाया गया है और ये आपके दोनों मांग वक्र, इसमें विभिन्न मात्राओं को और मांग वक्र को अंकित किया गया है। ये वक्र भी उपयोगिता वक्र के समान ही लगते हैं। इन वक्रों का रूप उन्नतोत्तर यानी कॉन्वेक्स या नतोत्तर कॉनकेव या सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन या आंशिक भाग एक रूप में तथा आंशिक भाग दूसरे रूप में हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका मांग वक्र हमेशा इसी तरह का बने। ये डिपेंड करता है कि आपकी वस्तु की क्वालिटी कैसी है। पर अधिकांश मांग वक्रों का ढाल सामान्यतः ऊपर से नीचे बाईं ओर होता है, क्योंकि मांग के नियम के अनुसार सामान्यतः मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है और मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है। बाकी का अवलोकन कल